ओके हेलो एवरीवन। अच्छा, तो अभी तक तो हम लोग कर चुके हैं बहुत कुछ, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीशन पर है ऑलमोस्ट। आज मैं अपनी तरफ से चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। नाउ अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। आज ट्यूसडे है, मंगलवार, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्राइडे को, एज यू नो दैट। तो बीच में 2 दिन खाली है ना, तो आपने क्या करना है 2 दिन, आपने 2 दिन बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम, इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम से एक बार गो थ्रू होना है एंड मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही, या क्या क्वेश्चन है या क्या कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आया। लिसन टू मी अगेन कि अगर ऐसा कोई डाउट आता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिलेंगी, देन मैं एक डाउट सेशन फ्राइडे को स्पेशल रखूंगी इस चीज के लिए कि आपके जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। क्लियर? तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्टडी को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम सेमीकंडक्टर के बारे में स्टार्ट कर दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने पढ़े थे कि 2 तरह के हमारे सेमीकंडक्टर होंगे। कौन से वाले? एक्सट्रिंसिक थे, इंट्रिंसिक थे। इंट्रिंसिक तो प्योर होते हैं, उसमें तो कोई टाइप नहीं आपने पढ़ना, क्योंकि जो प्योर है एज सिलिकॉन एज अ प्योर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो वो प्योर है, वो इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में क्या था? एक्सट्रिंसिक में था कि जहां पर हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग मैंने बताया था, ऐसी कोई इम्प्योरिटीज डाली जाएंगी जिससे उस सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या, उसकी जो कंडक्टिविटी है बेसिकली वो एनहांस करे, वो उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्लियर? तो हमने 2 तरह के कंडक्टर पढ़ने हैं यहाँ पर, देयर आर पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगर आप डोपिंग कराते हैं इससे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। यस, नाउ ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे सिलिकॉन आपने लिया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन आपने ले लिया। सिलिकॉन पता है कौन से ग्रुप का मेंबर है? सिलिकॉन है ग्रुप 14 का मेंबर, है ना, जिसमें कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, ठीक है। तो ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, और जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हों, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट मीन्स कि दे कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दे कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनकी वैलेंसी भी 4 है और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो दैट्स वाई जो ये ग्रुप 14 के मेंबर हैं ये 4 ही बॉन्ड बना पाएंगे। अगर मैं ग्रुप 14 के मेंबर्स में, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड लूं जिसमें ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, ग्रुप 15 के एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। उस सॉलिड में मैंने क्या डाला, कुछ एलिमेंट, कुछ एटम या कुछ एलिमेंट्स मैंने ग्रुप 15 के डाल दिए। ग्रुप 15 कौन सा है? नाइट्रोजन वाला है ना, नाना पार्टिकल रेशियो है सब बिंदास, ओके। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पार्टिकल, P फॉर फॉस्फोरस, रेशियो है AS फॉर आर्सेनिक, और आपका बिंदास BI बिस्मिथ, सॉरी सब आप SB एंटीमनी, BI बिस्मिथ, ठीक है। क्लियर? तो ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। तो दे कैन फॉर्म मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स, ओके। क्लियर? तो जो अगर हमने फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ करा दी डोपिंग, ठीक है, दोनों 15 के हैं, तो इनके पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो सिलिकॉन था उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसकी वजह से क्या होगा, अभी मैं आपको हल्का सा फिगर दिखाती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। लुक एट हियर, देखो ये आपका एन टाइप है। एन टाइप वही है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज डालते हैं। ग्रुप 15 वाली इम्प्योरिटीज जिसमें आप डालेंगे ना, जिसमें आपने ग्रुप 15 की वाले एलिमेंट्स डाले हैं एज ए इम्प्योरिटी, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम देख भी लेते हैं कैसे, देख लीजिए। जहां पर जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, वेट एरो चेंज कर दूं, ये जो स्फीयर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है आपकी? ये सब सिलिकॉन है जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्या है? सिलिकॉन है, ठीक है। अब देखो बीच में एक स्फीयर दिख रहा है जिसपे AS लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? आर्सेनिक है आपका, ठीक है। तो मतलब हमने एक आर्सेनिक डाल दिया इन सिलिकॉन वाले सॉलिड में, ठीक है। हुआ क्या
जब ये आर्सेनिक आ गया सिलिकॉन की जगह यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो ये जो आर्सेनिक है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने कहाँ यूटिलाइज करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने यूटिलाइज करेगा सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में। एक इलेक्ट्रॉन देखो इसने यहाँ यूटिलाइज किया है, ये है ना, एक तो यहाँ पर आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 दिख रहा है ना, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज कर लिए। अब तुम ये मत कहना कि मैडम यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आएगा, इस सिलिकॉन की तरफ से। ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस सिलिकॉन की तरफ से आया है। कोवेलेंट बॉन्ड में पता है ना बॉन्ड कैसे बनता है, जब दोनों एटम, दोनों बॉन्डेड एटम जो है आपके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा और उधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक बॉन्ड आर्सेनिक ने सिलिकॉन से बनाया, इधर वाले से बना लिया, इधर से बना लिया, इधर से बना लिया, मतलब इसने आउट ऑफ 5 अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाने में। अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास कितने थे 5, जो 5th इलेक्ट्रॉन था उसका क्या होगा, वो बेचारा यहाँ पे पड़ा अकेला है, देखो दिखा रखा है ना, इसको लिखा हुआ है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, ये अकेला है, ये अकेला ही घूमता रहेगा, ठीक है, वो सॉलिड में घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा जी, क्योंकि वो कहीं भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, जब तक वो किसी का बॉन्ड ही, उसका किसी के साथ बॉन्ड है ही नहीं, तो वो क्यों कहीं पे रुकेगा, इसका मतलब वो फ्री है। जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता ना, ऐसे ही पड़ा है, मतलब वो क्या है, वो फ्री है। जब वो फ्री है तो कहीं भी मूव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन वैसे भी मूव करते हैं, आपको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से अब ये मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। पहले जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इसकी कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है कम थी, पर जब ऐसे आर्सेनिक बीच में आ जाएंगे, ये तो एक है ना, कई सारे अगर आर्सेनिक हम डालते हैं, डोपिंग करते हैं आर्सेनिक के साथ, तो क्या इस तरह के कई वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। हमने प्रॉपर्टी को एनहांस कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। नाउ ये आपके कहलाते हैं एन टाइप, ठीक है, इनको क्या बोलना है, एन टाइप, ठीक है। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर दूसरे कौन से हैं, पी में क्या होगा, अब देखो जो आपके दूसरा केस है, पहले में हमने 14 की जो डोपिंग कराई थी वो 15 वालों के साथ कराई थी। अभी जो केस हमने पढ़ना है उसमें हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की डोपिंग कराएंगे ग्रुप 13 के साथ, ठीक है। ये भी मैं दिखा देती हूँ हल्का से यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, इनको डेफिशिएंट बोला गया है, डेफिसिट बोला गया है, क्यों बोला गया है मैं बताऊंगी अभी। जो ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ग्रुप 14 के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर को फिर से देखो, मान लो मैंने 13 का उठा लिया, ये बी स्टैंड फॉर बोरोन, ठीक है, बोरोन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ठीक है, एल्यूमिनियम भी ग्रुप 13 का है, ओके। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब इधर इसके चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन, ठीक है। अब ये इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूटिलाइज कर लिया, एक यहाँ यूटिलाइज कर लिया बॉन्ड बनाने में, और एक यहाँ यूटिलाइज कर लिया बॉन्ड बनाने में। नाउ अब ये जो इसके ऊपर सिलिकॉन पड़ा था ना, ये सिलिकॉन है ना, इसके ऊपर भी कोई सिलिकॉन था, एक बॉन्ड उसने यहाँ बना रखा था, एक यहाँ बना लिया था, एक यहाँ बना लिया था। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वो इधर एक और बच गया ना, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 तो ऊपर बना लिया, एक ये पड़ा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या करे भाई, क्योंकि बोरोन जो है, बोरोन के पास तो और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब उसने सोचा था कि अगर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होता तो वो सिलिकॉन यहाँ से भी इसके साथ बॉन्ड बना लेता, बट बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग से ही बनता है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमी है ना एक इलेक्ट्रॉन की, एक है ना, एक कमी है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है ना, पर बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास 3 है। तो ये जो कमी है, ये जो जगह खाली पड़ी है, इसको हम बोलते हैं होल, HOLE होल, ठीक है, पॉजिटिव होल बोला गया है। पॉजिटिव होल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, समझ में आया।
इलेक्ट्रॉन होना मतलब नेगेटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको उसने पॉजिटिव होल बोल दिया है। क्लियर? अब यहाँ पर होगा क्या, अब मैं हमारी बात सुनो, ये जो खाली जगह है ना, अब क्या होगा कि एडजेसेंट पोजीशन से, एडजेसेंट मतलब कोई भी पास वाली पोजीशन, सपोज करो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली जगह पर आ जाएगा, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आएगा, इस खाली जगह पे आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अभी तो एक है, जब वो इधर आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, मतलब बोरोन का जो है वो बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन के साथ, है ना, बोरोन का तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बन गया, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गया था उसकी जगह खाली हो गई, मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, ठीक है, होल क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करें, ये वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये इधर चला जाएगा, है ना, इधर जाने से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो फुलफिल हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है इधर, इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर होल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है ना, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो अगर हमारे यहाँ आपने देखा होगा अगर कहीं भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कोशिश रहती है कि वो चार्ज मूव करे इन द सेंस कि अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, बोरोन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर ये चार्ज यहीं पर ही पड़ा है, मूव नहीं कर रहा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है इधर से जंप नहीं करेगा, है ना, तो ये चार्ज यहीं पड़ा रहेगा। कोई भी अगर ऐसी किसी भी सब्सटेंस में कहीं भी केमिकल कंपाउंड में ऐसे चार्ज क्रिएट होता है और वो एक ही जगह पड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, तो उससे स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्ट्रक्चर आपका डीस्टेबलाइज हो जाता है या कहीं अनस्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका। हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था 11th क्लास में तो हमने देखा था रेजोनेंस में चार्ज मूव करते हैं और जब चार्ज मूव करेगा तब आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो आप क्लास में 40 मेरी क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं लाइक, है ना, तो मैंने एक ही स्टूडेंट को रोज काम दे रही हूँ, है ना, एक ही को बोल रही हूँ कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगी, है व्हाटएवर, ठीक है, मैंने एक ही स्टूडेंट को बोल रही हूँ, तो वो अकेला स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वन डे ही और शी विल बी फ्रस्ट्रेटेड, है ना, उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, मुझे ही बोलते रहते हैं, मेरा ही काम रह गया है क्या, है ना। बट अगर मैं यही काम मैं सब में डिवाइड कर दूं, लाइक जैसे कि आज मैंने एक रोल नंबर 1 को दिया है, कल मैंने रोल नंबर 2 को दिया है, मैं टर्न बाय टर्न, है ना, तो मैंने उस काम को क्या कर दिया है, डायनामिक स्टेट में लिया है। डायनामिक स्टेट मतलब जो मेरा काम था अब वो एक बंदे पर फिक्स नहीं है, वो पहले एक बंदे को मिल रहा है, फिर दूसरे को मिल रहा है, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन, पूरी क्लास में वो काम घूमता रहेगा। उससे अब तुम दोनों सिचुएशन को एनालाइज करो, किस सिचुएशन में आपको अच्छा फील होगा, कौन सी सिचुएशन आपको बेटर लग रही है, पहले वाली या दूसरे वाली। ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ यू विल से कि सेकंड सिचुएशन विल बी बेटर, क्योंकि एक ही बच्चे को रोज काम देना, एक ही बच्चे को टॉर्चर करना डेली, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं वही काम अलग अलग दिन पे अलग अलग बच्चों को दूंगी तो उससे क्या होगा, किसी भी बच्चे को बर्डन फील नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर पड़ा रहेगा तो इस बोरोन को बर्डन फील होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्कार्सिटी है, पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आता है, ठीक है, तो उसको उस कमी को अकेले बोरोन को ही झेलना पड़ेगा या अकेले सिलिकॉन को ही झेलना पड़ेगा, है ना, इस कमी को। बट अगर हम कोऑपरेशन से चले, है ना, हम कोऑपरेशन से चले कि हमने कहा कि ले भाई तू बड़ा मतलब बर्डन फील मत कर, आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस साइड वाले सिलिकॉन ने क्या बोला, भाई तू बर्डन फील मत कर, मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, फिर इस सिलिकॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, अब इसका बर्डन कौन कम करेगा, इसके पड़ोसी, है ना, सपोज करो मान लो इसने कम कर दिया, है ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस सिलिकॉन एटम पर आ गया, है ना, फिर कोई साइड वाला इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, है ना, तो ऐसे ऐसे ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो या ये जो होल की जो फॉर्मेशन है वो मूव करेगी। पहले होल यहाँ क्रिएट हो रहा था, अब यहाँ क्रिएट हो रहा है, अब यहाँ और अब यहाँ, ठीक है, तो देखने में क्या लगता है, अगर आप इसको देखो ना कि पहले होल यहाँ क्रिएट था, फिर एकदम से यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ,
आपको देखने से क्या लगेगा कि ये होल मूव कर रहा है ना, देखने से तो ऐसा लगेगा ना कि ये होल मूव कर रहा है, ये होल पहले यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, बट मूव कौन कर रहा था? मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा था। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे मूव किया तभी ये होल यहाँ पर गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो होल की मूवमेंट्स की वजह से है, बट आपको पता है एक्चुअल में मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, क्लियर। तो एन टाइप और पी टाइप में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा हो तो बताओ मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है। अब ये पता चल गया ना इनको पी और एन टाइप क्यों कहा, ये तो बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आई विल टेल यू, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था ना, इस वाले में जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली थी, है ना, ये एन टाइप जो आपका, जिसमें आपने ग्रुप 15 एलिमेंट डाला था, है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था, तो उसकी वजह से क्या आएगा? क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो उस क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसकी वजह से वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज वाई पी टाइप, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, दैट इज वाई एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनते हैं? जब आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स की डोपिंग करते हो ग्रुप 15 के साथ, ठीक है, ग्रुप 15 वाले जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, क्योंकि ग्रुप 14 के पास तो 4 हैं और 15 के पास 5 है, तो रिच कौन हुआ? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज डाली, मतलब आपने ग्रुप 15 वाले एलिमेंट डाले, तो बन गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिट डाला, डेफिशिट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब ग्रुप 13 वाले की डोपिंग कराई ग्रुप 14 के साथ, तब आपका बन गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बोथ दीज टू आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट अपनी चीज पे समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, हमने क्यों बनाए हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या नीड है, ठीक है। तो जनरली एक तो हमने डायोड फॉर्मेशन के लिए किया है, डायोड बनाते हैं हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर से। डायोड कुछ नहीं, रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर्स आपको फिजिक्स में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन होने वाले हैं, क्योंकि 12th में आपके पास बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। जब आपके पास फिजिक्स में प्रॉपर चैप्टर है सेमीकंडक्टर पे, ठीक है, जहां पर आप ये जंक्शंस के बारे में, पी टाइप एन टाइप, इनके जो एप्लीकेशंस हैं, डायोड, ये सब जो पार्ट है वो फिजिक्स का है, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो ट्रांजिस्टर्स बनेंगे, ट्रांजिस्टर्स बना सकते हो आप, ठीक है, इनसे डायोड बना सकते हो, ट्रांजिस्टर बना सकते हो। अब ये ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स में आप क्या करते हो? आप सैंडविच करते हो, मैं बता देती हूँ। सैंडविच करोगे वन टाइप को बिटवीन टू टाइप, मतलब जैसे कि दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, या तो होगा एनपीएन या होता है पीएनपी। तो आपने पी को सैंडविच किया किसके बीच में? एन और एन के बीच में, है ना, सेम टाइप के बीच में आपने डिफरेंट वाले को सैंडविच कर दिया है। इधर पीएनपी में क्या किया आपने? एन को सैंडविच किया है पी और पी के बीच में, है ना, तो एन वाला डिफरेंट था तो एन को पी और पी के बीच में सैंडविच किया है, ठीक है। तो तीन जोड़े हैं आपने ट्रांजिस्टर में, एन, एक तो बन गया एन पी एन, जब आपने पी को सैंडविच किया बिटवीन टू एन, एंड पी एन पी जब आपने एन को सैंडविच किया बिटवीन टू पी, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? ये आपकी रेडियो सिग्नल्स को या ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, और डिटेक्ट भी करेंगे। एम्पलीफायर आते हैं ना, जिससे मतलब ऑडियो आपकी एनहांस होती है, ठीक है, लाइक जैसे आपके वो स्पीकर होते हैं, है ना, क्या। नाउ सिमिलरली वो कहते हैं कि सोलर सेल में फोटो डायोड का यूज बड़ा अच्छा सा होता है। सोलर सेल कितने इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। हमारे पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, हमने पढ़े थे, है ना, तो जिसमें अभी जो है अपने कोल वगैरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना, बट इसलिए हमको ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, जैसे आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए सोलर सेल बड़े आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायोड मैंने बताया ना ऊपर, डायोड 2 से बनेगी, है ना, मैंने ट्रांजिस्टर 3 से बनेगा, डायोड 2 से बनेगी। तो जो डायोड की
आपकी सोलर सेल में यूज होता है, ठीक है क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ एक अलग सी चीजें और पढ़नी है। ये सब जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रखी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं अंडरलाइन नहीं करती जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। ओके, फालतू की चीजें मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ, तो समझ लेना कि कुछ अंडरलाइन किया तो सोच समझ के ही अंडरलाइन कर रखा है मैंने उसको, क्या। तो अब एक तो हमने देखो क्लासिफिकेशन अपना पढ़ा है कि 14 वाले को 15 से डॉप किया और एक बार 14 वाले को 13 से डॉप करके हमने एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर बनाए। तो अभी क्या हुआ है कि आजकल अब नया और रिसर्च होने लगी है ना, तो उन्होंने क्या किया, 13 को 15 के साथ डॉप करके देखा है ना, 12 को 16 के साथ, 12-16 क्या है ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप 13 को ग्रुप 15 से किया है और या फिर ग्रुप 12 को ग्रुप 16 से किया है, ठीक है क्या। अब इसके एग्जांपल्स आप थोड़े से पता होने चाहिए, जैसे कि ये इंडियम आपका एक मिनट एंटीमनी, ठीक है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड है, ये आपका गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। ओके, ये बड़े अच्छे सेमीकंडक्टर हैं, उनसे भी अच्छे हैं, कौन से वाले से, एन टाइप और पी टाइप वालों से भी बहुत बढ़िया है, इनका रिस्पॉन्स रेट बड़ा फास्ट है। उसके बाद उसके अलावा जिंक सल्फाइड, कैडमियम सेलेनियम सेलेनाइड एंड मर्करी टेलराइड, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 12 एंड 16 ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। 13 की 15 के साथ जब डोपिंग करी तो कौन कौन से एग्जाम्पल है पता होना चाहिए, और 12 की 16 से जब आपने डोपिंग करी है तब कौन कौन से बने, ठीक है। और क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स रेट या को इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनसे बेटर है, ठीक है क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कहते हैं कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना जो कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं। ट्रांजिशन मेटल हमने बताया भी था आपको, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक चीज हमने बताई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। जनरली मैं आपको आज फिर बता दूं कि ट्रांजिशन मेटल क्या है। ट्रांजिशन मेटल वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, होते वो डी ब्लॉक के ही हैं, बट वो वाले हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगी, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगी। पार्शियली का मतलब मैंने बहुत बार क्लास में समझाया है, जो चीज कंप्लीटली फिल्ड ना हो वो क्या है, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। अब देखो मान लो अगर डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, डी आपकी डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन ना, डी जीरो है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी जीरो, तो क्या आप उसको पार्शियली फिल्ड कहोगे, नहीं कहोगे। पार्शियली फिल्ड का मतलब है जो कुछ फिल हो रखा हो, जो कुछ हद तक फिल हो रखा हो, जो पूरा फिल नहीं है। डी जीरो में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम उसको पार्शियली फिल्ड नहीं कहते। तो डी जीरो जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली जिसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा, D10 कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड भी आपका पार्शियली फिल्ड नहीं कहलाता है ना, कंप्लीटली फिल्ड मतलब तो पूरा भर गया। तो D10 और D0 जो आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के में कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है। बाकी बिटवीन D1 से लेके D9 तक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, दिस ऑल आर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो पता चल गया कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल में क्या डिफरेंस है। डी ब्लॉक तो वही है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी शेल में आता हो, चाहे वो आपका D10 ही क्यों ना हो, ठीक है। बट ट्रांजिशन मेटल वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वही आएंगे जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है। अब हम आपको एक तो ना पीरियोडिक टेबल तो याद ही कर लो, ठीक है, ऑलमोस्ट याद कर लो। यू कैन स्किप आपका पीरियड नंबर 7 एंड 6 आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अगर आपसे पूरा याद नहीं हो रहा तो। ग्रुप्स आपका पूरा पीरियड मैं आपको स्किप करवा सकती हूँ 7 और 6 का, ठीक है। बाकी उससे ऊपर वाले और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पूरी +2 में एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, किस ब्लॉक का है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की, जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसी है, जैसे कि ये आपके हैं, आपके टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, रीनियम ऑक्साइड है। तो कहते हैं ये ऑक्साइड्स भी मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, मेटल की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो किस रेंज में आ रही है, उस रेंज में आ रही है जिसमें मेटल की आती है ना। हमने पढ़ा था मेटल की कंडक्टिविटी किस रेंज में आती है, 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, हमने पढ़ा था कल, ओके। अब ये रीनियम ऑक्साइड है आपका ReO3, ये भी इसका अपीयरेंस भी कॉपर के जैसा है, देखने में भी कॉपर के जैसा लगता है और कंडक्टिविटी भी मेटल के जैसी ही है, ठीक है क्लियर। उसके बाद एक और है आपके, देखो कुछ एक वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड,
टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, ये जो 4 आपके कंपाउंड्स हैं ये आपके हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि ये मेटेलिक होंगे या इंसुलेटिंग होंगे, ठीक है, क्लियर। इनकी जो कंडक्टिविटी है जनरली वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जनरली क्या होता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें टेम्परेचर के साथ अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तब तो जाहिर सी बात है वो कंडक्टिंग, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। अगर उनके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट घट रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये वेनेडियम के जो ऑक्साइड्स हैं और टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अदरवाइज ऑल दीज 4 आर बिहेविंग लाइक मेटल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ने हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इतने ही हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा कि हर इलेक्ट्रॉन, एटम में हर इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। टाइनी मैग्नेट कैसे हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। आपने 10th क्लास में एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है ना। जैसे ये है, ये इधर देखो, यहाँ पर अगर आपको विजिबल हो, ये फिगर 1.35 का बी फिगर देखो, बी टाइप वाला। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। आप देखो इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो ना। जो चीज घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, ठीक है, तो वो तो होगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो घड़ी की जो सुई है उसकी विपरीत दिशा में घूमे, अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, जिसमें आपकी क्लॉक घूमता है, आपकी जो सुई घूमती है क्लॉक की, ठीक है, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब देखो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस वाले में, यहां से गया इधर से। क्या घड़ी ऐसे मूव करती है, घड़ी कभी ऐसे मूव करती है कि यहाँ से 7 था, मान लो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, कि पहले 7 बज रहा है, फिर 6 बज रहे हैं, फिर 5 बज रहे हैं, ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसकी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रखा है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब जब आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। आप अपना वो कर्ल लगा के, फिंगर का कर्ल एंड थंब से देख सकते हो। फिंगर का कर्ल बताता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और थंब क्या बताएगा, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर बता सकते हो। राइट हैंड थंब रूल बताता ही यही है कि अगर किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी ना किसी क्लोज ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना किसी क्लोज ऑर्बिटल पाथ में, तो डेफिनेटली हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो इसलिए हर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का कहते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दो तरीके से मूव कर दो वजह से जनरेट होता है। दो वजह से कैसे जनरेट होता है, आप इस चीज को समझने के लिए अर्थ का मोशन कंसिडर कीजिए, ठीक है। अर्थ जो है, हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, कैसे मूव करती है। अर्थ दो तरीके से मूव करती है, एक तो वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है ना, अपनी एक्सिस पे अर्थ मूव करती है, फिर वो अपनी एक्सिस पे मूव करते करते सन के अराउंड भी मूव करती है ना। अपनी एक्सिस पे तो घूम रही है वो, है ना, गोल गोल घूमते 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 वो चारों तरफ, सन के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। तो दो तरह का मोशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एटम में क्या है, समझो ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी अर्थ की तरह ही मूव करता है, वो अपनी एक्सिस पे तो घूमता ही है, अपनी एक्सिस पे तो मूव कर ही रहा है, साथ के साथ वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मूव करता है ना। ऑर्बिटल में देखा ना हमने इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस की चारों तरफ मूव करते हैं, वो तो आपको दिख गया है, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, ठीक है, क्लियर। अपनी एक्सिस पे ऐसे समझो कि आपने बीच में एक सर्कल बनाया है, ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया, बीच में आपने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और दूसरे बच्चे को बोला है कि उस सर्कल में मूव करना है। वो जो दूसरा बच्चा है वो कैसे मूव कर रहा है, वो गोल गोल घूमते घूमते उस सर्कल में चारों, वो आप भी गोल गोल घूम रहा है और उस सर्कल के भी चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो वैसा मोशन है। तो जो मोशन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। इसे क्या बोलते हैं हम, ये वाला जो जहाँ पे मेरा एरो है, ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, वेदर इन के एल एम एन जो भी उसकी ऑर्बिटल होगी उसमें वो मूव कर रहा है, तो इस मोशन को तो बोलेंगे हम ऑर्बिटल मोशन।
और ये वाला जो मोशन है बी टाइप वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ही चारों तरफ घूम रहा है, उसे हम बोलते हैं स्पिन मोशन। इसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो दो तरह के मोशन से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा या मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। एक तो ऑर्बिटल मोशन, जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उसकी वजह से। दूसरा है वो आपका स्पिन मोशन, जो कि वो अपनी एक्सिस पे घूमते हुए जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, सेकेंड इज स्पिन मोशन की वजह से, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, इसकी वजह से अब हर इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि के पास कुछ ना कुछ परमानेंट स्पिन है और उसके पास कुछ ना कुछ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने निकाला है मैग्नेटिक मूवमेंट, जो निकाला है इसका इलेक्ट्रॉन का, दैट इज योर, उसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटन, ठीक है। बोर मैग्नेटन, जो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट आया है ना दोनों का रिजल्ट से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से और स्पिन मोशन की वजह से, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटन। और उसका सिंबल है म्यू बी, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये म्यू है, ये यू के साइड में एक लाइन खींची हुई, म्यू बोलते हैं, नीचे लिखा है बी, बी स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटन, म्यू इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके। नाउ इसकी वैल्यू आपको याद रखना, जो म्यू बी है आपका हमेशा इक्वल होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर। ए स्टैंड फॉर एम्पियर, एम स्टैंड फॉर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। अब कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इतना मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह की बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई करना है फिर से अपने सॉलिड्स को। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था इनटू 3 टाइप्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। Similarly, on the basis of magnetic properties, substances can be classified into 4 categories. Like first is your paramagnetic substances. We will study first is your paramagnetic, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म जनरेट होगा उसे तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म, और जिनमें ये होगा उन्हें, उन सब्सटेंसेस को हमने बोला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने इसी का ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये पैराग्राफ टाइप में मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। तो पहली बात समझने की बात यह है कि पैरामैग्नेटिज्म किन सब्सटेंसेस में होगा, किन सब्सटेंसेस में होगा, जिन सब्सटेंसेस के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या तो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अनपेयर्ड समझते हो ना, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल, जो पेयरिंग में नहीं है, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग में नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर नहीं है ये, लोन पेयर के साथ कंफ्यूज मत करना। लोन पेयर इस पेयरिंग हो रखी है लोन पेयर में, अनपेयर्ड अकेला होता है जिसकी पेयरिंग ना हो रखी हो और जो किसी बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, ठीक है, वो अनपेयर्ड है। तो एक होना चाहिए मिनिमम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सॉलिड में, तो वो पैरामैग्नेटिज्म डेफिनेटली शो करेगा, ठीक है, डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला है। तो दूसरी बात है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, आपने उस सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आपका जो सब्सटेंस है वो आपका अट्रैक्ट होगा वीकली, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं फील करेगा, हल्की वीक अट्रैक्शन उसे फील होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन फील करता है कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर आपने बाहर से कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, उस सब्सटेंस को उस फील्ड में रखा है, तो वो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट वीकली, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आपका लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तब वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपके मैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिज्म आपका जनरेट हुआ है वो एक रैंडमली आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जनरेट हुआ है, ठीक है। उनकी एब्सेंस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अलाइन हुए थे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब मैग्नेटिक फील्ड अलाइन प्रेजेंट नहीं रही तो वो अलाइनमेंट भी खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। हालांकि क्वेश्चन आपसे नहीं कोई पूछने वाला, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो वो अलाइन हो जाता है एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन फील करेगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, वो अलाइनमेंट हट जाएगा एंड आपका जो उसका मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके।
मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। ये सेकंड पॉइंट का ही एक तरह से बोल सकते हो कि आपने सेकंड पॉइंट को ही दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो जब भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन फील करती है ना, तो इसका मतलब यही है कि उस सब्सटेंस की अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो उसके जैसी है जो बाहर आपने लगाई है। सपोज करो आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अब आपने उसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस आपने रखा आपको पता है वो वीकली अट्रैक्टेड होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन तब आता है जब आपका ये सब्सटेंस एक मिनट, जब कोई आया है वेट, जब ये आपका सब्सटेंस की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के जैसी हो, मतलब इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और बाहर वाले की भी क्या है, अपवर्ड है, ठीक है क्या। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं क्या। अब इनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो ये O2 है, कॉपर +2, आयरन +3 एंड क्रोमियम +3। ये चार्जेस साथ के साथ याद रखना है क्योंकि चार्जेस की जब इनके ऊपर चार्ज होगा तभी इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है क्लियर। अब उसके बाद है डायामैग्नेटिज्म। पैरा था, पहला क्या था, पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा क्या है, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म बिल्कुल अपोजिट है, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका अपना खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्लियर सी बात है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वीकली मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये कहते हैं जब ये इनको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये बड़ी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। और जब ये मैग्नेटाइज हो भी जाएंगे पर इनकी अपनी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जैसी नहीं होती, इनकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। मतलब अगर बाहर की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने रखा है इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी, ठीक है क्लियर। तो इनकी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है ना उसकी डायरेक्शन बाहर जो आपने एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है, सेम नहीं होता है। तो इससे क्या कंक्लूड किया, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, अगर ऐसे केसेस में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है किसी केस में, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगी, ठीक है। जिनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ की डायरेक्शन के जैसी होती है, सेम होती है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वेयर एज जिनकी डायरेक्शन, जिन सब्सटेंसेस की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है वो क्या फील करते हैं, वो रिपल्शन फील करते हैं। तो इनकी अपोजिट है तो ये क्या फील करेंगे, रिपल्शन। तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वीकली रिपेल किए जाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगाया जाएगा, ठीक है क्लियर। अब देखो इसी एग्जांपल देख लीजिए, वाटर NaCl